संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको फिर से बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, वो चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर हो। हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी, तो हो जाइए तैयार। केंद्र की मोदी सरकार कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी साफ कह दिया है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में स्टैंड लेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हम इस बिल के खिलाफ हैं, वक्फ बिल के खिलाफ हैं, क्योंकि बीजेपी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये सरकार हर जगह हस्तक्षेप कर रही है और हर जगह कंट्रोल चाहती है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये वक्फ बर्बाद बिल है। इनका एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लाना। चंद्रबाबू नायडू को सोचना चाहिए कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं। सपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की योजना बनाई गई। इसका उद्देश्य यही है कि कैसे देश का सद्भाव बिगाड़ दें। लोगों की हत्या की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन में मारा जा रहा है। अगर मुसलमानों में डर है तो जायज़ है। और उसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई। कल ही अलीगढ़ से एक व्यक्ति ने ये कहा, सारा सोशल मीडिया पे है, अखबारों में है, कि अगर रामलीला सुमन की कोई हत्या कर दे तो 25 लाख रुपया मैं उसे दूंगा। प्रोफेसर रामगोपाल जी, 25 लाख दूंगा और अगर मुझे मिल जाए तो मैं ही उड़ा दूंगा। ये रोजाना हो रही हैं और इसलिए मैंने कहा कि इनकी सुरक्षा के संबंध में बात करना चाहता था मैं। प्रोफेसर साहब, किसी एमपी की जान को खतरा हो तो आप उसको सीरियस लेंगे नहीं। इधर से आपने सैकड़ों लोगों से रामलीला सुमन को गाली दिलवा दी और यहाँ हमें मौका एक्सप्लेनेशन का मौका तक नहीं। रामलीला सुमन को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया। वक्फ बिल पर जेडीयू ने बड़ा बयान दिया। जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। संसद में हम अपना रुख साफ करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लल्लन सिंह ने कहा, जेडीयू नीतीश को विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। विपक्ष को अपने अंदर झांकना चाहिए। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया वो बताए। नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए काम किया है। नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए इतना काम किया जितना किसी शासन ने नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, नीतीश जी ने दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया। कांग्रेस विपक्ष के लिए धर्मनिरपेक्षता सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। लोकसभा का इंतजार करिए, पार्टी का स्टैंड वहां क्लियर होगा। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार 19 साल से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, मुसलमानों के हितों के लिए काम किया, मुसलमानों के साथ कभी गलत होने नहीं दिया। हम चाहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्मूला ना हो, जो पास्ट में हो गया उसको ना छेड़ा जाए। यशु वाले स्वघोषित पादरी बिजेंदर को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिछले एक हफ्ते कोर्ट ने पादरी बिजेंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया था। पादरी बजिंदर के मामले में पीड़िता ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजिंदर एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी यही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वो जेल में ही रहे। आज बहुत सी पीड़ितों की जीत हुई है। मैं पंजाब के डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करे, क्योंकि हम पर हमले की संभावना है। पीड़िता के पति ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हमने इस केस के लिए 7 साल तक संघर्ष किया। वो अदालत को गुमराह करता था और विदेश यात्राएं करता था, जबकि अदालत के आदेश उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते थे।
मुझ पर फर्जी एफआईआर दर्ज की गई, हम पर हमला किया गया। मैंने 6 महीने जेल में बिताए और फिर मैंने उसे सजा दिलवाने की ठानी। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था, मैं चाहता था कि उसे कड़ी सजा मिले। 6 आरोपी थे, उनमें से 5 पर केस खारिज हो चुका है और पादरी बजिंदर को दोषी करार दिया गया है। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के हालिया बयान ने नई भू राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं और बांग्लादेश इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। यूनुस ने अपने बयान में कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्र तक पहुंच के लिए बांग्लादेश पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही उन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश करने का आमंत्रण दिया और संकेत दिया कि इससे चीन को दुनिया के पूर्वी इलाकों के साथ ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक घुसपैठ का मौका मिल सकता है। भारत की रणनीतिक और सामरिक सुरक्षा के लिहाज से यूनुस का ये बयान बेहद आपत्तिजनक है, लेकिन बांग्लादेश जिसकी उत्पत्ति भारत की देन है, वो ये भूल रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और इसके लिए बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। पानी के लिए भारत कलादान नदी परियोजना समेत कई वैकल्पिक मार्ग विकसित कर रहा है। भारत पहले ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को बंगाल की खाड़ी और अन्य समुद्री मार्गों से जोड़ने के लिए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसके तहत त्रिलोक मार्ग, मिजोरम म्यांमार कनेक्टिविटी और सागरमाला परियोजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। यूनुस के बयान से स्पष्ट है कि बांग्लादेश चीन को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहा है और उसे भारत के खिलाफ संतुलन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। चीन पहले से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश में भारी निवेश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस का बयान न केवल भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नई चुनौती पेश करता है, बल्कि चीन की साउथ एशिया स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर और चीन को लेकर कड़े रुख को देखते हुए भी चीन नए बाजार तलाशने में जुटा है। यूनुस का ये बयान चीन के लिए नया बाजार और उसके विस्तारवाद की रणनीति को भी हवा देगा। संसद में राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी का मुद्दा उठा। सपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सुमन की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए हालिया धमकी की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि ये सोशल मीडिया पर भी हैं। और उसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई। कल ही अलीगढ़ से एक व्यक्ति ने ये कहा, सारा सोशल मीडिया पे है, अखबारों में है, कि अगर रामजीलाल सुमन की कोई हत्या कर दे तो 25 लाख रुपया मैं उसे दूंगा। प्रोफेसर राम गोपाल जी 25 लाख दूंगा और अगर मुझे मिल जाए तो मैं ही उड़ा दूंगा। ये रोजाना हो रही हैं और इसलिए मैंने कहा कि इनकी सुरक्षा के संबंध में बात करना चाहता था मैं। प्रोफेसर साहब, या किसी एमपी की जान को खतरा हो तो आप उसको सीरियस लेंगे नहीं। इधर से आपने सैकड़ों लोगों से रामलीला सुमन को गाली दिलवा दी और यहाँ हमें मौका एक्सप्लेनेशन का मौका तक नहीं दिया। रामलीला सुमन को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया। राम गोपाल यादव ने चेयर पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया। सभापति ने कहा कि इस मुद्दे पर अब डिबेट ना करें। दरअसल राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रोफेसर यादव ने ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि शुक्रवार को नोटिस दिया था और इसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि कल ही अलीगढ़ के किसी व्यक्ति ने कहा कि रामजी लाल सुमन की कोई हत्या कर दे तो 25 लाख का इनाम दूंगा, मुझे मिल जाए तो मैं ही उड़ा दूंगा। सपा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि रामजी लाल सुमन को ये सारी धमकियां सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं। एक सांसद की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर बात करना चाहता था
प्रोफेसर यादव ने आसन पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी की सुरक्षा का मुद्दा होगा तो आप उसे गंभीरता से लेंगे नहीं। आपने इधर के सैकड़ों लोगों से रामजी लाल सुमन को गाली दिलवा दी और यहाँ हमें स्पष्टीकरण का मौका तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन को अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया। प्रोफेसर यादव ने कहा कि नेता सदन और विपक्ष के नेता जब चाहें तब बोल सकते हैं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्य लोगों ने भी जो चाहा सो कहा। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदस्य ने नोटिस दिया और आपने अनुमति दी। वो वरिष्ठ हैं और कभी भी बीच में उठकर नियमों के विपरीत कभी बोलते नहीं। सर, जब सदस्य नोटिस दिए और आपने परमिशन दिया, परमिशन और मोस्ट सीनियर वो कभी भी ऐसा बीच में उठ के रूल्स के यानी रूल्स के विरुद्ध कभी बोलते नहीं। ऐसे व्यक्ति जब एक सदस्य के सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहते हैं और उसके वो जो उसके इतना उसकी जिंदगी तबाह की है उसके बारे में आपके नोटिस और सदन के नोटिस को लाना चाहते हैं, इनको क्यों दुख हो रहा है? उनको बोलने दो। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमने कार्यवाही से उनके बयान को एक्सपंज कर दिया था। इस मिट्टी के महान सपूत को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर सदस्य की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। रामगोपाल जी वरिष्ठ सदस्य हैं, अपील है इस मुद्दे पर अब डिबेट ना करें। आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अगर आरएसएस के सदस्य मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी विवाद से जुड़े कामों में हिस्सा लेना चाहें तो संगठन को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सभी मस्जिदों को वापस लेने की बड़ी कोशिशें नहीं होनी चाहिए, इससे समाज में झगड़ा हो सकता है। होसबोले ने कन्नड़ में आरएसएस की एक पत्रिका विक्रमा से बात करते हुए कहा कि उस समय 1984 वीएचपी साधु संतों ने 3 मंदिरों की बात की थी। अगर हमारे स्वयंसेवक इन 3 मंदिरों के लिए मिलकर काम करना चाहते तो हम उन्हें नहीं रोकेंगे। होसबोले ने माना कि गोहत्या, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसी चिंताएं अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें दूसरी जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि छुआछूत को खत्म करना, युवाओं में अपनी संस्कृति को बचाना और अपनी भाषाओं को सुरक्षित रखना। भाषा के बारे में बात करते हुए होसबोले ने 3 भाषाओं को सीखने के तरीके को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे भाषा से जुड़े 95% झगड़े खत्म हो सकते हैं। उन्होंने भारतीय भाषाओं को बचाने और इन भाषाओं में पढ़े लोगों को नौकरी के अवसर देने की बात कही। अश्विनी कुमार ने आईपीएल में शानदार आगाज किया है। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 4 विकेट चटकाकर इतिहास रच दिया है, जिससे हार्दिक पांड्या बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अश्विनी कुमार ने केकेआर के खिलाफ इस मैच में अपनी पहली ही गेंद पर अजिंक्य राणे के रूप में बड़ा विकेट चटकाया। उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने उनकी जमकर तारीफ की। हार्दिक पांड्या ने जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से हमने एक ग्रुप के रूप में अच्छा किया और जीत हासिल की, वो संतोषजनक है। सभी ने जीत में अपना योगदान दिया। इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। एक खिलाड़ी को चुनना हमेशा एक चुनौती होती है। हमारी टीम उन खिलाड़ियों के साथ व्यवस्थित है जिनका हम समर्थन कर रहे हैं और जो खिलाड़ी हमारे पास है। हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद कहा, हमने सोचा कि अश्विनी कुमार आकर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये सब स्काउट्स का काम है। उन्होंने उसे चुना। वो सभी जगहों पर गए और इन युवा प्लेयर्स को चुना। हमने एक प्रैक्टिस मैच खेला जिसमें उन्होंने प्रभावित किया। वो लेट स्विंग, कुछ ऑफ द विकेट कर रहे थे, एक अलग एक्शन और वो बाएं हाथ के थे। हमने उसका समर्थन किया और जिस तरह से उसने रसेल का विकेट लिया वो बहुत महत्वपूर्ण विकेट था और जिस तरह से उसने डिकॉक का कैच लिया वो देखना शानदार था। जब गेंद मेरे पक्ष में जाती है तो ये अच्छा लगता है। हमारी टीम में बहुत सारे युवा और अनुभवी प्लेयर्स हैं और मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी शुरुआत ही है, लेकिन अच्छा संकेत है कि सभी ने जीत में योगदान दिया।
वंदना कटारिया ने इंटरनेशनल हॉकी को अलविदा कह दिया है। भारत के लिए 320 मैच खेल चुकी 32 साल की स्ट्राइकर वंदना ने भारतीय हॉकी टीम के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने 15 साल के सुनहरे करियर के शिखर पर विदा ले रही हैं। 2009 में सीनियर टीम में पदार्पण करने वाली कटारिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम का हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने हैट्रिक भी लगाई। ऐसा करने वाली वो पहली और इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी है। हरिद्वार के रोशनाबाद की रहने वाली कटारिया ने फरवरी में भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग में भारत के लिए आखिरी मैच खेला। वंदना ने कहा, आज भारी लेकिन कृतज्ञ मन से मैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से विदा ले रही हूँ। ये फैसला सशक्त करने वाला और दुखी करने वाला दोनों है। मैं इसलिए नहीं हट रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर की आग मंद पड़ गई है या मेरे भीतर हॉकी नहीं बची है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने करियर के शिखर पर संन्यास लेना चाहती हूँ, जबकि मैं अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हूँ। उन्होंने कहा, ये विदाई थकान की वजह से नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच को अपनी शर्तों पर छोड़ने का एक विकल्प है। मेरा सिर ऊंचा रहेगा और मेरी स्टिक अभी भी आग उगल रही है। भीड़ की गर्जना, हर गोले का रोमांच और भारत की जर्सी पहनने का गर्व हमेशा मेरे मन में गूंजता रहेगा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरे दिवंगत पिता मेरी चट्टान, मेरे मार्गदर्शक थे। उनके बिना मेरा सपना कभी पूरा नहीं होता। उनके बलिदानों और प्यार से मेरे खेल की नींव पड़ी। उन्होंने मुझे सपने देखने, लड़ने और जीतने के लिए मंच दिया। देश के सबसे अमीर इंसान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वो चर्चा में अपनी पैदल यात्रा को लेकर हैं। अनंत अंबानी ने जामनगर से लेकर पैदल यात्रा द्वारका तक शुरू की। उनकी इस पदयात्रा को 5 दिन बीत चुके हैं और हर रोज रात में वो कई किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं और इस रास्ते में पड़ने वाले बड़े मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने युवाओं को एक खास संदेश भी दिया। रोज 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल रहे अनंत अंबानी फैमिली की भगवान श्री द्वारकाधीश के प्रति खासी आस्था है और परिवार में होने वाले किसी भी शुभ काम से पहले पूरा परिवार उनके दर्शन के लिए आता है। इस बीच बता दें कि इसी महीने अनंत अंबानी का जन्मदिन भी है और उससे पहले उन्होंने जामनगर से द्वारका तक की अपनी पदयात्रा शुरू की है। अनंत अंबानी अपनी Z+ सुरक्षा और स्थानीय पुलिस के साथ हर रात करीब 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलते हैं और रास्ते में बड़े मंदिरों के दर्शन करते हैं। अनंत अंबानी की पदयात्रा को 5 दिन बीत चुके हैं और अब तक वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। यात्रा के दौरान विश्वनाथ वेद संस्कृत पाठशाला वादत्र में अनंत अंबानी का स्वागत ऋषि कुमार ने संस्कृत श्लोकों से किया। अपने जन्मदिन से पहले अनंत अंबानी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। बता दें कि अनंत अंबानी का जन्मदिन 10 अप्रैल को है। जैसा कि बताया, अनंत अंबानी का इस महीने जन्मदिन है और उससे पहले वो भगवान द्वारकाधीश के दर्शन कर आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसके अलावा अपने पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं युवाओं से सनातन के प्रति आस्था रखने का मैसेज देना चाह रहा हूं। भगवान के आशीर्वाद से शक्ति मिली है और 5 दिन से मैं चल रहा हूं और अगले 5 दिन में द्वारकाधीश मंदिर पहुंच कर दर्शन करूंगा। तो दर्शकों, हिंदी बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।